हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय भूगोल संपूर्ण भारतीय भूगोल की इस सीरीज में। आज अपन ने यहाँ तक कवर कर चुके हैं। भारत की स्थलीय सीमा तक कवर कर चुके हैं। आज अपन कवर स्टार्ट करेंगे जलीय सीमा से। अपने स्थलीय सीमा को जिस प्रकार से पढ़ा था, पहले अपन भारत के राज्य देखे थे, कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ में कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और उनके बीच क्या क्या विवाद है, उनको कवर किया था। आज अपन इस वीडियो से जलीय सीमा को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम भारत की संपूर्ण जलीय सीमा को डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात हम भारत के द्वीप को जो समुद्री सीमा बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं उनके बारे में और उनके साथ संबंधों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भारत की जलीय सीमा। सबसे पहले पढ़ते हैं भारत की जो जलीय सीमा है, उन्हें दो भागों में बांटा गया। एक कुल तटीय सीमा। अगर पूछा जाए भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है, तो वो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। कुल पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। और मुख्य तटीय सीमा पूछा जाए कितनी हो जाएगी? 6100 किलोमीटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कुल तटीय सीमा क्या है और मुख्य तटीय सीमा क्या है। तो भारत का यहाँ गुजरात के इस हिस्से से लेकर यहाँ से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और उसके पश्चात ये पूर्वी घाट से लेकर यहाँ बांग्लादेश तक, ये कौन सी सीमा है? ये सीमा है इसकी मुख्य तटीय सीमा, जो कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर है, जिसमें ये पश्चिमी घाट वाला हिस्सा और ये पूर्वी घाट वाला हिस्सा सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि ये किससे लग रहा है? हिंद महासागर के जलीय भाग से कनेक्ट हो रहा है, इसलिए ये कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। और बची कितनी उसके बाद? 7516 में से टोटल थी 7516, और उसमें से 6100 किलोमीटर तो हो गई मुख्य तटीय सीमा। तो बची कितनी? 2904 किलोमीटर। ये 2904 किलोमीटर फिर क्या है? तो ये 2904 किलोमीटर है द्वीपीय सीमा। जैसे यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इनकी जो सीमा है टोटल, इन दो द्वीपों के सीमा को मिलाकर कितनी सीमा बनती है? 2904 किलोमीटर। यह 2904 किलोमीटर भी किसकी सीमा है? भारत की सीमा है। तो इसे भी ऐड करना होगा। तो कुल सीमा पूछी जाए तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर, जिसमें तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा दोनों को सम्मिलित किया गया है। और अगर पूछा जाए कि तटीय सीमा, मुख्य तटीय सीमा पूछी जाए जिसमें पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आते हैं, उसकी सीमा पूछी जाए तो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अब कोस्टल जोन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अनुसार भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई है 5422.6 किलोमीटर तथा द्वीपों की तटीय लंबाई है 2904 किलोमीटर अंकित की गई है। अब जलीय सीमा को पढ़ने से पहले देख लो कि किसी भी देश जो जलीय सीमा साझा करता है, किसी जल के साथ में सीमा बढ़ाता है कोई देश, तो उस देश का, उस समुद्र, पर्टिकुलर देश का जिस समुद्र के साथ सीमा बना रहा है, तो उस समुद्र के अंतर्गत कितने एरिया में अधिकार रहेगा और क्या क्या अधिकार रहेंगे, इसे बांटना जरूरी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार जलीय क्षेत्र को पढ़ना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र कानून संधि 1982 के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा को 5 भागों में विभाजित किया गया। अब ऐसे तो है नहीं कि यहाँ मेरे देश की बाउंड्री लग रही है तो इसका पूरा समुद्र का पानी का और इसमें जो भी अपने को खनिज मिल रहे हैं उसका सबका मैं यूज़ करूँ। नहीं, इसके लिए भी नियम और रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कोई भी देश दूसरे देश से पानी की जलमार्ग के द्वारा दूसरे देश में घुसपैठ कर सकता है, अगर ये नियम ना बनाए गए हों तो। इसलिए ये नियम बनाने बहुत ज़रूरी है। तो यूनेस्को ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया,
किसी भी देश की जलीय सीमा को 5 भागों में विभाजित कर दिया। एक आंतरिक जल, प्रादेशिक जल, सन्निहित या संलग्न जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर, और इनकी दूरी भी डिसाइड किया। याद रखना, समुद्र के अंदर जो दूरी होती है वो किस में होती है? माइल्स में होती है। पूछा जा सकता है समुद्री दूरी को किस में मापते हैं, तो माइल्स में मापा जाता है। तो ये कोई देश है जिसकी यहाँ सीमा है, अगर इसके अंदर पानी चला जाता है तो वो किस में आएगा? आंतरिक जलीय सीमा में। यहाँ क्योंकि यहाँ तक तो क्या है? मुख्य भूमि है। उसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल तक, 12 माइल्स तक, 12 माइल्स तक कौन सा जल आएगा? प्रादेशिक जल क्षेत्र आएगा। और 24 माइल्स तक क्या आएगा? सन्निहित संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूस जोन आएगा 24 माइल तक। और 200 माइल्स तक आएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 200 माइल तक आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 माइल से आगे जो है वो हाई सी हो जाएगा, यानी कि वो समुद्र का हिस्सा हो जाएगा, न कि किसी देश का हिस्सा। अगर किसी देश के साथ में समुद्री सीमा लग रही है तो 12 माइल्स तक तो क्या होगा? उसका प्रादेशिक जल होगा। और 24 माइल इस मुख्य भूमि से 24 माइल तक की दूरी में क्या होगा? संलग्न क्षेत्र होगा, कॉन्टिजियस जोन होगा। और 200 माइल्स की दूरी तक क्या होगा? अनन्य आर्थिक जोन। अगर 200 माइल से अधिक है तो वो किस में आ जाएगा? समुद्र का हिस्सा आ जाएगा। अब इसको बार बार इसको शुरुआत से पढ़ते हैं। आंतरिक जल, उसके बाद प्रादेशिक जल, उसके बाद सन्निहित संलग्न क्षेत्र, उसके बाद अन्य आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर को पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या अधिकार रहेंगे, किसी देश के क्या क्या अधिकार रहेंगे, आंतरिक जल क्षेत्र में क्या अधिकार रहेंगे और प्रादेशिक जल क्षेत्र में किसी देश की क्या अधिकारिता रहेगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल किस में आएगा? आंतरिक जल में आएगा। यानी कि स्थल के अंदर में स्थित है जल, वो तो किसी भी देश का ही होगा। जिस देश में जल है, मतलब किसी देश की ये भूमि है, भूमि के अंदर यहाँ पर कोई नदी है, झील है, तो वो उसका क्या है? उसी देश का हिस्सा है, जिसमें उसकी क्या रहेगी? संपूर्ण संप्रभुता रहेगी। वो जो चाहे मर्जी यूज करे, अपने उपयोगी कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक जल में संबंधित देश की सभी जलीय राशियों, नदी, खाड़ी, झील आदि को सम्मिलित किया गया, जिसमें कहा गया कि नदी, खाड़ी जल जिस देश में स्थित है वो अपनी नदी, खाड़ी जल के पानी का उपयोग अपने लिए कर सकता है। ठीक है। और आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा निर्धारित करता है। आधार रेखा जो होगी आंतरिक जल की वो टेढ़े मेढ़े, क्योंकि किसी भी देश की क्या रेखा क्या होती है? टेढ़े मेढ़ी ऐसे होती है। तो ये इसकी आधार रेखा क्या करती है? इसको सीधी रेखा में एकदम ये क्या होगी? सीधी रेखा होगी, ऐसे एकदम टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। ये रेखा आंतरिक जल की जो रेखा है वो क्या होगी? एकदम सीधी रेखा होगी, अगर कोई समुद्र लग रहा है तो। बात करें प्रादेशिक जल की, तो प्रादेशिक जल का एरिया होता है आधार रेखा से 12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल माइल्स के बीच दूरी तक दूरी विस्तारित होती है। तो इस प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत की क्या अधिकारिता रहेगी? तो भारत इस 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी तक अपने संपूर्ण प्रभुता रहेगी। फुल सर्वाइजन राइट्स होंगे अपने भारत के पास में। जैसे भारत के जो है प्रादेशिक भूमि है, यहाँ देखो, जैसे कि भारत की प्रादेशिक भूमि है, इससे जो 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी में जो जल आएगा उसमें भारत कुछ भी कर सकता है, ये उसकी अधिकारिता रहेगी, ये इसका एरिया रहेगा। अब बात करें सन्निहित संलग्न क्षेत्र की, जिसकी पहले दूरी देख लो कितनी होती है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील। ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि प्रादेशिक जल की लंबाई कितनी होती है, जल क्षेत्र की लंबाई कितनी है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील। और
आधार रेखा और संलग्न क्षेत्र की लंबाई कितनी होती है? ये होती है 24 समुद्री मील होती है। और ये भी पूछा जा सकता है प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंतर्गत क्या अधिकारिता होती है किसी देश की? तो वो संपूर्ण संप्रभुता होती है, कुछ भी कर सकता है। और संलग्न क्षेत्र या सन्निहित क्षेत्र में मतलब किसी भी देश की क्या अधिकारिता रहेगी कि वह राजकोषीय, अप्रवास, स्वच्छता और सीमा शुल्क कानूनों के उल्लंघन को रोकने और दंडित करना इनकी अधिकारिता रहेगी। भारत किसी भी देश के अगर आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल्स की दूरी में जो एरिया आता है उसमें कोई भी अगर प्रवेश करता है तो उस पर वह सीमा शुल्क लगा सकता है, दंड निर्धारित कर सकता है और अप्रवास को रोक सकता है। और राजकोषीय यानी कि उस पर टैक्स वसूल सकता है। अगर कोई गुजर रहा है उस रास्ते से उस पर क्या कर टैक्स वसूल कर सकता है। नेक्स्ट आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक विस्तारित जलीय क्षेत्र किसमें आता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है, जिसमें 200 मील तक की दूरी विस्तारित जलीय क्षेत्र है। अब देखो अधिकारिता क्या होगी किसी देश की? तो 200 माइल तक सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, अनुसंधान, संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार होता है उस देश का। और उस देश में आने वाली पानी धाराओं, जल धाराओं और हवा से अगर ऊर्जा उत्पादित हो रही है कहीं तो वह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बिना रोक टोक के। पांचवा क्षेत्र होता है उच्च सागर क्षेत्र, जिसमें अनन्य आर्थिक क्षेत्र आता है, जिसमें 200 समुद्री मील के बाद का जलीय क्षेत्र होता है। और इसमें अधिकारिता क्या रहेगी? सभी देशों के लिए समान अधिकारिता रहेगी कि हाँ भाई 200 माइल्स आगे, अब 200 माइल्स के आगे कोई भी देश जा सकता है, आ जा सकता है बिना कोई टैक्स दिए। आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा? आपसे पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र का नाम दे देगा और पूछेगा इससे आधार रेखा से कितनी दूरी तक ये क्षेत्र विस्तृत होता है। तो आप याद रखना पर्टिकुलर क्षेत्र का कितनी दूरी तक होता है, जैसे 200 मील होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। और पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में जैसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र है तो इसमें अधिकारिता क्या होगी? अधिकारिता के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी देश की अधिकारिता क्या होगी? तो सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, अनुसंधान, संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार होगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। और उच्च सागर के अनन्य क्षेत्र में पूछा जाए तो क्या अधिकारिता होगी? सभी देशों के लिए अधिकारिता समान होगी, वो हर देश के लिए समान रहेगी। अब आगे पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को देख लो जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे तो अपने को पता होना चाहिए। जैसे पूछा जाए कि जल संधि क्या होती है? जैसे जल संधि, ऐसी जल संधि, जिस जल संधि के बारे में पूछा जाए क्या होती है? जो दो स्थलीय खंडों को तो अलग करे और दो जलीय खंडों को जोड़े, वो क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। जैसे यहाँ दे सकते हो, दो स्थलीय खंड है ये, इनको अलग कर दिया और ये जलीय खंड और ये जलीय खंड इनको जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाई? जलीय संधि, जल संधि कहलाई। जल संधि दो जलीय खंडों को जोड़ती है और दो स्थलीय खंडों को अलग करती है। और पूछा जाए स्थल संधि क्या होती है? तो जैसे इसका नाम है स्थल और संधि, दो स्थलों की संधि करती है। और जैसे यहाँ देखो दो स्थलों को मिला दिया और फिर क्या करेगी? जल को विभाजित करेगी, जलीय भागों को अलग अलग करेगी। और पूछा जाए खाड़ी क्या? गल्फ का और बे का, दोनों का मतलब होता है खाड़ी। तो इनमें क्या अंतर होगा? खाड़ी जो गल्फ है और बे है उनमें क्या अंतर होगा? तो आप गल्फ जो होती है इसका मुहाना देखो, ये देखो यहाँ पर ये कोई गल्फ है, इसका मुहाना देखो एकदम संकीर्ण है, यानी कि छोटा सा है, विस्तृत नहीं है ज़्यादा, बस छोटा सा मुहाना बना हुआ है और यहाँ पर जल प्रवेश कर चुका है इस भूमि में। तो इसका मुहाना क्या होता है? छोटा होता है। और मुहाना जिसका बड़ा हो, जिसका मुहाना छोटा होता है वो कहलाती है गल्फ। वो क्या कहलाती है? गल्फ कहलाती है। और जिसका मुहाना बड़ा होता है, यहाँ देखो जैसे कि ये है वे ऑफ बंगाल, इसमें क्या मुहाना क्या बड़ा है, तो इसमें बड़ा मुहाना है तो ये क्या कहलाएगी?
बे कहलाएगी। ये कौन सी बे है? बे ऑफ बंगाल है भारत के पास में, जिसमें मुहाना के इसका विस्तृत है। तो ये क्या कहलाते हैं? खाड़ी के मतलब तो हिंदी में दोनों का खाड़ी होता है, लेकिन इंग्लिश में गल्फ और बे कहते हैं, और इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, आपको पता होना चाहिए। आगे अपन करेंगे भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।